हेलो दोस्तों, आज भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चैप्टर 9 सेक्शन ए 125 से लेकर के 128 तक हम आज इस चैप्टर का हम पठन करेंगे तथा 125 के अंदर मेंटेनेंस, संतान, पत्नी और वृद्ध माता पिता को मेंटेनेंस का अधिकार माना गया है तथा सेक्शन 125 के अंदर 3 व्यक्तियों को माना गया है। एक तो पत्नी को सब क्लोज 125(1) सब क्लोज कै के अंदर पत्नी को भरण पोषण का हकदार माना गया है तथा सेक्शन 125(1) ख के अंदर अपने लिजिमेटेड हो, धर्मज हो या अधर्मज पुत्र को भी जो अवयस्क हो, जो कमाने में असमर्थ हो, तो उसको भी भरण पोषण का अधिकारी माना गया है तथा वृद्ध माता पिता को भी सेक्शन 125(1) घ के अंदर उसको वृद्ध माता पिता जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ है उनको भी वह अपने पुत्र से भी भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार से 125 के अंदर 3 व्यक्तियों को कॉम्पिटेंट माना गया है, कॉम्पिटेंट पर्सन माना गया है जो कि भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। सबसे पहले वह पत्नी जो कि वह पत्नी को जो अपने भरण पोषण करने में असमर्थ रहती हो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना गया है। दूसरा धर्मज हो या अधर्मज हो पुत्र है वह भी भरण पोषण का अधिकार माना जाता है। तीसरा वह 125(1) घ के अंदर वृद्ध माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है उनको भी वह अपने पुत्र से भरण पोषण का अधिकार माना गया है। इस प्रकार से 125(1) में कहा गया है, सेक्शन 125(1) में कहा गया है कि ये 3 कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं जो भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। लेकिन पत्नी भरण पोषण का अधिकारी नहीं होगी। कब, किस अवस्था में नहीं होगी? जब वह जारता करती हो या जारता कर्म करती हो, अन्य पुरुष के साथ समागम करती हो तथा वह दूसरा विवाह उसने कर लिया हो तथा हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के अंदर 13B में अगर म्यूचुअल कंसेंट से अगर वह डाइवर्स हो गया हो तो वह भी भरण पोषण की पात्रता नहीं रखती हो। इस प्रकार से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी पत्नी के ऊपर भी लगाए गए हैं कि अगर पत्नी जारता में रहती हो या वह कमाने में समर्थ रहती हो या फिर वह किसी दूसरे पुरुष के साथ समागम करती हो या वह बिना किसी कारण से पति का घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने लग जाती है, तो इन अवस्थाओं के अंदर वह जो पत्नी है वह पत्नी भरण पोषण का अधिकार नहीं रखती है। अब हम सेक्शन 126 के ऊपर जाते हैं। सेक्शन 126 कहती है कि भरण पोषण कहाँ आवेदन करना पड़ेगा। भरण पोषण का आवेदन वहाँ करना पड़ेगा जहाँ पर रिस्पोंडेंट अर्थात वह पति निवास करता हो, वह अपने ससुराल में जहाँ पति निवास करता हो वहाँ पर वह भरण पोषण का आवेदन कर सकती है, या वह पत्नी जहाँ वह अपने मायके के अंदर जहाँ वह खुद रहती हो उस जगह के अंदर वह भरण पोषण का आवेदन को उस कोर्ट के अंदर, उस ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट के अंदर वह आवेदन कर सकती है। इसके अलावा जहाँ पर अंतिम बार उन दोनों के बीच में सहचर्य हुआ हो या समागम हुआ हो तो वहाँ पर उस ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट के अंदर भी वह आवेदन कर सकती है। इस प्रकार से सेक्शन 126 कहती है कि भरण पोषण के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है। एक स्त्री तो वहाँ आवेदन कर सकती है जहाँ पर रिस्पोंडेंट पर्सन रहता हो, जहाँ पर वह पत्नी रहती हो, दूसरा और तीसरा वहाँ पर जब इन दोनों के मध्य में अंतिम बार समागम हुआ हो उसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये भरण पोषण के उस कोर्ट के अंदर वह आवेदन कर करके भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकती है। अब आवेदन कब से शुरू होगा, उसको भरण पोषण कब से मिलेगा, इसका यहाँ वर्णन दिया गया है कि भरण पोषण का आवेदन जब से वह आवेदन करती है, 125 में दे रखा है, जब से वह आवेदन करती है कि तब उस तारीख से भी कोर्ट दे सकता है कि जब से वो आवेदन करती है वहाँ उस तिथि से भी उसको भरण पोषण मिलेगा, या फिर कोर्ट का जिस समय से कोर्ट का आदेश जारी हो जाता है, भरण पोषण का आदेश पारित हो जाता है, वहाँ से भी भरण पोषण की तारीख, वहाँ से भी भरण पोषण उस तारीख से उसको मिलेगा। अब कहा जाता है कि क्या भरण पोषण की राशियों में अब सवाल उठता है क्या भरण पोषण की राशियों में परिवर्तन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्यों, कब किया जा सकता है कि पहले वाले एक्टों के अंदर सुधार अमेंडमेंट कर दिया गया है। पहले 500 रुपये भरण पोषण की राशि निश्चित हुआ करती थी, लेकिन अब इस समय वर्तमान समय में उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। अमेंडमेंट करने के पश्चात उसकी भी कोई भरण पोषण की राशि की समय सीमा अवधि निश्चित नहीं की गई है, क्योंकि यह कोर्ट के विवेक के ऊपर छोड़ा गया है कि वह किस क्षमता से कंपिटेंट, उसकी क्षमता के अनुसार वह भरण पोषण की राशि निश्चित करेगा। इस प्रकार से भरण पोषण की उसकी निम्न अवस्था के अंदर उसको परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकता है। कहाँ, जब परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया हो,
या फिर सिविल न्यायालय में उसके लिए राशि बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए आवेदन दिया गया हो, या स्त्री ने पुनः विवाह कर लिया हो, दूसरा विवाह कर लिया हो, तो वह व्यक्ति उस भरण पोषण राशि को समाप्त करवाने के लिए भी आवेदन कर देगा। या स्त्री ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अब पति का त्याग कर दिया गया हो, तो वह पति कोर्ट के अंदर आवेदन दे सकता है कि साहब मेरी स्त्री ने मुझे स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया है, इसलिए मैं अब इसका भरण पोषण नहीं दूंगा, तो वह इसके लिए आवेदन वह कर सकता है। इस प्रकार से सेक्शन 127 CRPC 1973 सेक्शन 127 के अंदर परिवर्तन की राशि में जो भरण पोषण की राशि में परिवर्तन किया जा सकता है। सेक्शन 128 के अंदर बोलते हैं कि सेक्शन 128 कहती है कि उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा। उसका निष्पादन करने के लिए क्या है, व्यक्ति की पहचान की जाएगी कि कौन है वह व्यक्ति, तथा उस राशि का संधाय किया जाएगा, और उस किस फॉर्मेट में उस राशि का संधाय किया जाएगा, चेक से किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो फॉर्मेट उसमें अंकित होगा और दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भरण पोषण राशि के लिए मना करता है या डिनाई करता है, तब क्या होगा, तब उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू हो सकता है, तथा भरण पोषण की राशि के साथ में उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, तथा 1 माह का कारावास निश्चित किया गया, उसको दंड दिया जा सकता है, 1 मास का कारावास उसको दिया जा सकता है, उसको सजा सुनाई जा सकती है। इस प्रकार से इस मेंटेनेंस एक्ट को, भरण पोषण के कानून को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति डिनाई करता है तो उसको 1 माह का कारावास तथा वह राशि के लिए उसको वारंट इशू किया जाएगा, तथा उसको जुर्माने के साथ उससे वह राशि वसूल की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम स्त्रियों की कुछ अलग है। पहले शरीयत कानून के अनुसार मुस्लिम स्त्रियों का संरक्षण का अधिनियम था, तो उन अधिनियम के तहत उनको पहले शरीयत कानून लागू नहीं था, लेकिन उस कानून के पास होने के पश्चात 125 जो सेक्शन 125 से लेकर 128 है, यह मुस्लिम स्त्रियों पर भी लागू होता है। इसके लिए कई फेमस केस आए हैं, जिस प्रकार से कई फेमस केस आए हैं। सहबानो केस वर्सेज इरफान खान 2010 सुप्रीम कोर्ट का, सहबानो केस वर्सेज आरिफ खान AIR 2014, खातून निसा वर्सेज यूपी राज्य, जो अपील में जाकर के 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 125 जो सेक्शन है वह मुस्लिम स्त्रियों पर भी लागू है, क्योंकि मुस्लिम स्त्रियां भी राइट रखती हैं अपना भरण पोषण करने का। इसलिए समीना फारूकी वर्सेस साजिद खान 2015 सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम स्त्रियों को भी भरण पोषण करने का भी अधिकार देता है, चाहे इद्दत की अवधि खत्म हो गई हो। शरीयत कानून के अनुसार उसमें वर्णन है कि मुस्लिम स्त्रियां इद्दत की अवधि काटती हैं, तब तक ही वह भरण पोषण का अधिकार रखती हैं। लेकिन इस अधिनियम के पास होने के पश्चात यह सुप्रीम कोर्ट के अनेक ऐसे निर्णय हैं, जिसके अंदर समीना फारूकी वर्सेस साजिद खान AIR 2015 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यह मुस्लिम स्त्रियों का अधिकार है कि वह इद्दत की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी वह उस मेंटेनेंस भरण पोषण का जो मेंटेनेंस का राशि का प्राप्त करने का या पाने की हकदार मानी गई है। अंतिम भरण पोषण, जहां कहीं पर भी 125 का भरण पोषण के आवेदन लगाया जाएगा, अंतरिम भरण पोषण का आदेश पारित हो सकता है, और यह आदेश भी 60 दिन के अंदर कोर्ट का एक समय निश्चित किया गया है कि वह 60 दिन के अंदर यह भरण पोषण मेंटेनेंस का पावर पारित करेगा। इस प्रकार से सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक के चैप्टर 9 में इसका वर्णन दिया गया है, जिसके अंदर भरण पोषण यह सभी जो जहां पर भारतीय कानून लागू होता है, विधियां लागू होती है, वहां पर ये सेक्शन लागू होती है। 125 में कॉम्पिटेंट पर्सन, 126 के अंदर वह कहां आवेदन करना होगा, 127 में उस राशि का परिवर्तन किया जाएगा, और 128 सेक्शन 128 में उस राशि का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। इस प्रकार से 125 से लेकर के सेक्शन 128 तक मेंटेनेंस और भरण पोषण का प्रावधान करती है, तथा जो व्यक्ति इस भरण पोषण के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो डिनाई करेगा, तो वह 1 माह की अवधि के लिए कारावास तथा उसके खिलाफ वारंट जारी होगा 125 सेक्शन 125 के अंतर्गत, तथा उसके वो राशि भरण पोषण उसके जुर्माने के साथ उससे वसूली जाएगी। इस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी यहाँ पर हमारे कानून CRPC 1973
सेक्शन चैप्टर 9 सेक्शन 125 में इसका प्रावधान किया गया है तथा 3 प्रश्नों को कॉम्पिटेंट प्रश्न माने गए हैं। सेक्शन 125 1 कै ख घ कै के अंदर वह स्त्री जो अपने भरण पोषण के लिए असमर्थ हो। सेक्शन 125 1 ख के अंदर दे रखा है कोई लिजिमेटेड चाइल्ड हो या इलिजिमेटेड चाइल्ड हो, वह भी उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट पर्सन है, वह आवश्यक हो तो वह भी अपने भरण पोषण प्राप्त कर सकता है तथा वह वृद्ध माता पिता सेक्शन घ के अनुसार वृद्ध माता पिता जो भी अपना भरण पोषण की राशि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वह अपने पुत्र से भरण पोषण ले सकते हैं। लेकिन कई ऐसे दो केस हैं। अगर अनुकंपा नियुक्ति के अंदर एक फेमस केस आया था, लीडिंग केस आया था सरोज वर्सेस चंद्रकलाबाई, उसके अंदर कहा गया है कि कोई अगर बहू अगर अपने अनुकंपा नियुक्ति लेती है, अपनी पति की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति लेती है तो वह उसकी सास भी उस बहू से भी भरण पोषण का अधिकार रखती है। तथा एक अलग केस आया है विजय मनोहर अल्बर्ट वर्सेस काशीराव, उसके अंदर भी कहा गया है अगर किसी के सिर्फ एक ही पुत्री है और अगर उसका विवाह हो जाता है तो उसके जो वृद्ध माता पिता हैं उस विवाहित पुत्री से भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार से कई लीडिंग केस ऐसे आए हैं जिसके अंदर कहा गया है कि इस 125 को अनिवार्य लिया गया ताकि जो हमारे भारतीय समाज की जो नारियां हैं इनका जीवन का उत्थान हो सके और वो भी एक जेंडर की जो असमानता है उस असमानता के गैप को दूर किया गया है। यह अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आगे मैं ये वीडियो अपने कानून और इस कानून से कनेक्शन रखिए। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कानून कनेक्शन, जिससे आपको अपने कानून के प्रति और अपने राइट के प्रति आप अवेयर रहें। थैंक यू।